नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सामान्य से आदमी से भी बात कर लीजिए, गांव देहात में बात कर लीजिए, तो एक लाइन तो वो कहता है कि भाजपा को जब भी कोई हराएगा तो वो कांग्रेस ही हराएगी। तो ऐसे में लोगों की उम्मीद कांग्रेस से ज्यादा बन जाती है। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, राहुल गांधी मजबूत हो। और राहुल गांधी ने पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में जो मेहनत करके अपना डेवलपमेंट किया है, लोगों से कनेक्ट किया है, वो भी काबिल तारीफ है। दो दो यात्राओं ने दिखा दिया कि वो कितने मेहनती है, कितने ऊर्जावान है। और उन यात्राओं ने निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में, राहुल गांधी की इन यात्राओं ने मोदी जी को पूरे बहुमत से दूर कर दिया। हताश हो गए मोदी जी, बड़ा चेहरा उतर गया जब पूरी ताकत से विधान बहुमत के दावा करते थे और सारी गोदी मीडिया कहती थी अब की बार 400 पार, और पूरा बहुमत नहीं पा पाए। तो राहुल गांधी ने अकेले ने क्षेत्रीय दलों को साथ जोड़ के जो इंडिया गठबंधन का प्लान किया, उसने सबको रोका। अब कांग्रेस नया प्रयोग कर रही है। जो स्थापित नेता हैं, जिनके चेहरे बड़े आप देखते रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को समझ में आ गया, राहुल गांधी को समझ में आ गया कि अब कुछ नए प्रयोग करने पड़ेंगे। कुछ अनजान से लोगों को सामने लाना पड़ेगा जो संगठन के प्रति डिवोटेड है। ऐसे लोग, नेताओं को सामने लाना पड़ेगा जिसके पीछे सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी कुछ बिगाड़ ना सके। और महाराष्ट्र में अप्रत्याशित रूप से यह प्रयोग कर दिया राहुल गांधी ने। एक ऐसे चेहरे को सामने लाया जिसको कोई जानता ही नहीं था, कोई सोचता ही नहीं था कि ये भी कभी हो सकता है। मैंने इस पूरी राजनीति को समझने के लिए सोचा कि नागपुर चलूं, राजीव रंजन से बातचीत करूं। ढेर खजाना रहता है उनके पास खबरों का। चलते हैं राजीव रंजन के पास, इस कांग्रेस की पूरी राजनीति पे बात करते हैं। और एक वो लाइन आपने सुनी थी ना, वो निंदक नेरे राखी आंगन कटी छवा है। तो कांग्रेस की भी अगर आलोचना कहीं उसके संगठन की कमी है तो वो भी करनी चाहिए, क्योंकि जब लोगों को भरोसा होता है तो आदमी की कमी क्या क्या, ये भी एक अच्छे सेकुलर आदमी को बताना चाहिए। तो आज तमाम विषयों पे बात करेंगे राजीव रंजन से, और जाहिर है कि बहुत अच्छी बात होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं राजीव रंजन के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका राजीव रंजन भाई। महाराष्ट्र की राजनीति, आप महाराष्ट्र से आते हो, महाराष्ट्र की राजनीति गजब चल रही है। अभी 2 दिन पहले शिंदे और शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट, इनकी उठापटक की खबर चल रही थी। इस बीच में कांग्रेस के एक नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई। महाराष्ट्र बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट देता है। और जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की घोषणा हुई तो मैंने देखा ये नाम मैंने कहीं आज से पहले सुना ही नहीं। महाराष्ट्र में मैं रहा, मुंबई पूरा चुनाव कवर किया। महाराष्ट्र के कई बड़े नेताओं से मेरी दोस्ती भी है, सारे थे, एनडीए वाले गुट से भी और इंडिया गठबंधन वाले गुट से भी दोस्ती है, बड़ी अच्छी दोस्ती है। लेकिन मैंने इस नेता का नाम नहीं सुना। कांग्रेस पता नहीं कहां से ये गुदड़ी में लाल निकाल के लाई और सीधा सीधा महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये किसकी चॉइस है? कौन है ये महाशय जी जो सीधे महाराष्ट्र ऐसे इंपॉर्टेंट राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बन गए? मतलब मैंने कई पत्रकार मित्रों से पूछा, दिल्ली के मेरे मित्र, वो भी कह रहे भाई साहब हमने भी नेट पे सर्च किया ये कि आदमी है कौन। तो ऐसे अनजान से आदमी को सीधा महाराष्ट्र का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, क्या गणित है? जरा आप समझाइए, मेरे एंटीने में तो आ नहीं रही सारी बातें। संजय जी, ये आपने सही बोला ना। तो ये हर्षवर्धन सपकाल जी एमएलए हैं, ना एमएलसी है, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इसलिए इनको बहुत कम लोग जानते हैं। परंतु इन्होंने ट्राइबल लोगों के बीच में बहुत काम किया। ये मीनाक्षी नटराजन जो एक टाइम में मंदसौर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करती थी कांग्रेस की, उनके एकदम खास हैं। उनके साथ मिलकर इन्होंने काफी काम किया है। और ये बुल्ढाना से 2014 में एमएलए भी चुन के आए थे। 2009 में हार गए थे, 2019 में भी हार गए थे। उसके पहले बुल्ढाना के जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये बेसिकली जो राहुल गांधी की जो कोर टीम है, जो ट्राइबल और इन सब लोगों के लिए काम करती है, उस कोर टीम के ये मेंबर है हर्षवर्धन सपकाल। और ये बहुत ज्यादा राहुल गांधी लॉयलिस्ट माने जाते हैं। आपने सही बोला कि बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते हैं। मुझे भी आज बहुत सारे कॉल आए, यहाँ तक कि कुछ लोग जो दिल्ली में एआईसीसी ऑफिस में, उन लोगों को भी नहीं मालूम है। उनमें से भी कई, मतलब जो जनरल सेक्रेटरीज के पीए रहे हैं और ये रहे हैं, उनके भी कॉल आए कि भाई ये कौन है महाराष्ट्र में, तो आप थोड़ा बताएं पता करके। तो ये बेसिकली आपने बोला कि किसकी चॉइस रही होगी, तो मुझे लगता है कि मीनाक्षी नटराजन का कहीं ना कहीं कुछ रोल तो रहा ही होगा, क्योंकि उनके साथ बहुत लंबे समय तक इन्होंने काम किया और राहुल गांधी की ये पर्सनल चॉइस है।
अब आप पूछोगे कि राहुल गांधी ने इनको क्यों चूज किया, तो देखिए ऐसा है। अगला सवाल आप समझ गए, आप भी मन की बात बाबा बागेश्वर हो रहे हैं आजकल, आप मेरे मन की बात समझ जाते हैं। मेरा अगला सवाल यही होता कि भाई राहुल गांधी ने अपने गुदड़ी के लाल को क्यों पसंद किया? देखिए ऐसा है, महाराष्ट्र में कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं, आप देखिए, या तो कोई शुगर बैरन है, कोई एजुकेशन बैरन है, कोई कॉटन किंग है, कोई रियल स्टेट मुगल है, तो सब इस तरीके के लोग हैं जिन पे ईडी, डीआरआई, सीबीआई, इनका बहुत कभी भी प्रेशर बनाया जा सकता है। हमारे जो देवा भाऊ हैं हमारे नागपुर के तो नहीं, महाराष्ट्र के जो देवा भाऊ हैं, वो और उनके गुरुदेव जो है अमित शाह जी, ये कभी भी जो है ईडी, डीआरआई, सीबीआई का जो है भय खौफ जो है, ये एजुकेशन बैरन और शुगर बैरन के ऊपर में कभी भी इनका डंडा चल सकता था। तो एक शायद ये राहुल गांधी की सोच रही होगी कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो बहुत डाउन टू अर्थ है, जिसके ऊपर में किसी भी तरीके का कोई केस ही रजिस्टर ना हो, मतलब और ना उसके ऊपर में प्रेशर बनाया जाए। देखिए विश्वजीत कदम हो, चाहे अमित देशमुख हो, है ना, ये लोग जो हैं, ये इनके बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। तो युवा में ये भी आते हैं, हर्षवर्धन युवा हैं, पर युवा में अमित देशमुख और इन लोग का भी नाम है, विश्वजीत कदम का, ये भी राहुल गांधी के बहुत क्लोज है विश्वजीत कदम, पर उनको मौका नहीं दिया गया क्योंकि हो सकता है उनके बिजनेस इंटरेस्ट को हैम्पर किया जाता है एजेंसीज लगा के, और शायद वो भी सरेंडर हो जाते जैसे बहुत सारे लीडर्स हुए हैं, तो उसके चांसेस थे। तो राहुल गांधी वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो एक कारण मुझे ये नजर आता है। आप सही बोल रहे हैं। देखिए आश्चर्य हुआ, मुझे पर्सनली आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस इलेक्शन का जो एनालिसिस किया था, उसमें मुझे समझ में आया कि महाराष्ट्र में केवल दो कम्युनिटी, एक जो है वो मुस्लिम और दूसरी जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी, कन्वर्टेड बुद्धिस्ट जो है, ये दो कम्युनिटी ही कांग्रेस के साथ डट के खड़ी थी। तो मुस्लिम वो ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है, इससे बहुत बड़े नेता आते हैं, नितिन राउत 5 बार के एमएलए, इस बार की भी आंधी में जो है नितिन राउत 28,500 के मार्जिन से जीते हैं नॉर्थ नागपुर। तो लग ऐसा रहा था कि नितिन राउत को शायद बागडोर दी जाए, क्योंकि जो आज राहुल गांधी संविधान करते हैं, जो कॉपी लेके संविधान की घूमते हैं, ये दिमाग नितिन राउत का है। 2018 में जब ये कांग्रेस एससी सेल के हेड बने थे, तो इन्होंने संविधान रैलियां निकालनी शुरू की थी, और अभी भी मतलब हर वैलेंटाइंस डे के दिन जो है ये प्रोग्राम करते हैं, संविधान मेरा वैलेंटाइन करके, ठीक है, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए और ये सारी चीजें। तो ये हम लोग को ऐसा लग रहा था, जो इतने भी महाराष्ट्र में जो पत्रकार पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, देखते हैं ध्यान से, कि शायद नितिन राउत का नंबर इस बार लग सकता है, क्योंकि वो कभी बने नहीं है स्टेट चीफ, पर वो हुआ नहीं। दूसरा नाम चल रहा था वडेट्टीवार को, तो वडेट्टीवार जी को अकोमोडेट कर दिया गया है, उनको विधानसभा में जो है वो कांग्रेस उसका हेड बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग चॉइस है नितिन राउत के फेवर में। शायद ये चीज ना रही हो कि उनकी एज थोड़ी ज्यादा है। राहुल गांधी जो ब्रैकेट देख रहे हैं वो 50 से 60 के बीच का ब्रैकेट है, ये 60 के ऊपर के हैं, तो हो सकता है कि ये उनके अगेंस्ट में गया हो। परंतु अब मुझे जो समझ में आ रहा है राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी, वो दो लग रही है। एक तो ये कि भाई युवा आदमी देखना है, जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा कि कैसे जो है कमलनाथ जी को हटा के रिप्लेस किया गया है, ठीक है, वैसा ही सेम महाराष्ट्र में होते हुए हमें दिख रहा है कि भाई बड़े बड़े नाम थे, पृथ्वीराज चौहान, तो बाला साहब थोराट, है ना, मतलब ये बड़े कदावर लीडर सब रहे हैं, पर इस इलेक्शन में सब निपट गए। नितिन राउत जीते, बट ये बाकी जो है ये सब निपट गए। तो इनके बदले एक जवान आदमी को लाना था, और जवान ऐसा व्यक्ति लाना था जिसके ऊपर कोई ईडी, सीबीआई, डीआरआई का डंडा ना चले। तो ये एक लॉजिक मुझे लगता है। अच्छा, तीसरी चीज इसके अंदर ये भी है कि आने वाले 5 साल तक तो अब कोई इलेक्शन नहीं है, ना लोकसभा है ना विधानसभा है, तो भाई अब इनके जिम्मे दिया गया कि तुम अब काम करो। बीएमसी का भी एक इंपॉर्टेंट चुनाव होगा ना, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे, मई में होने वाले हैं, ठीक है, तो वो ही इनका पहला टेस्ट रहेगा। परंतु अब आप बताइए इन लोग के टेस्ट का मतलब क्या मायने है। आप अगर देखिए गुजरात में तो शक्ति सिंह गोहेल को बनाया गया, अब भाई वहां पे 0 से 1 हो गया लोकसभा में सीट, तो हम क्या बोलेंगे कि ये मतलब 100% रिजल्ट है,
या आप मध्य प्रदेश देखें तो वहां पे वन जो छिंदवाड़ा था, किंगडम ऑफ छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का, वो 1 से 0 हो गया। एमपी की 29 सीट गई। तो आप क्या बोलेंगे कि वहां जो नए अध्यक्ष बने जीतू जी, ये जीतू पटवारी जी, ये उनके लिए फेलियर है? आई मीन आप एसएस जो है वो कैसे करोगे? एक 0 से 1 एक 1 से 0, ऐसी बाकी दूसरे स्टेट्स का भी है। तो अभी देखिए बहुत ज्यादा बेंचमार्क जो है नीचे है। कांग्रेस की संजय जी इतनी दुर्गति 1960 में स्टेट बनने के बाद से कभी नहीं हुई है। पिछले 65 सालों में 50 साल से लगभग 50 साल जो है कांग्रेस ने इस राज्य के ऊपर में शासन किया है। और अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं संजय जी, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली है, गौर फरमाने वाली है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जहां जहां जिस जिस राज्यों में, बड़े राज्यों में कांग्रेस हारी है, वहां पे फिर उसकी वापसी मुश्किल हुई है। आप देखिए आपका जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, नारायण दत्त तिवारी आखिरी कांग्रेस के लास्ट चीफ मिनिस्टर थे 1989 दिसंबर में। उसके बाद से कांग्रेस वापस कभी पलट के उत्तर प्रदेश में आई नहीं है। मेरा स्टेट बिहार, वहां पे 1990 मार्च में जो है जगन्नाथ मिश्रा जो है वो लास्ट सीएम थे। बंगाल बाजू में जाइए आप, सिद्धार्थ शंकर रे 1977 में लास्ट सीएम कांग्रेस का जो था वो 1977 में सिद्धार्थ शंकर रे थे, हमारे जन्म के पहले के। आप गुजरात आ जाइए, छबील दास पटेल 1995 मार्च में लास्ट सीएम रहे हैं गुजरात के कांग्रेस के। और उसके बाद आप मतलब ऐसे तमाम स्टेट हैं। तमिलनाडु देख लीजिए, 1967 के बाद से कोई बना नहीं है, भक्ति सेल्वम या कुछ नाम था मैं भूल गया, लास्ट उनके सीएम रहे। तो ये क्या शो करता है कि एक बार कोई बड़ा स्टेट कांग्रेस हार जाती है तो वापसी मारने में इनको बहुत कठिनाई होती है। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र भी एक बड़ा स्टेट है, वहां एकदम उखड़ गई है। 16 सिर्फ एमएलए चुन के है, 16। अब 0 हो जाने के बाद तो आप नहीं बोलोगे ना निस्तर नाबूद हो गया, अभी निस्तर नाबूद हो गए। जिस पार्टी ने 50 साल शासन किया है वो पार्टी सिमट के 16 पे आ गई। और जबकि ये लोकसभा में इनका बेस्ट स्ट्राइक रेट था और विधानसभा में वर्स्ट स्ट्राइक रेट हो गया सारी पार्टीज के अंदर में। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस अभी बहुत टफ टाइम से गुजर रही है। बहुत ही ज्यादा डगर जो है वो कठिन है इनकी, बहुत ही मुश्किल डगर है। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो इनके सामने उदाहरण है, एग्जाम्पल है। देखिए बंगाल में तो कांग्रेस से अलग हुई, ममता बनर्जी और अपना शासन चला रही है वो पिछले 11 साल से, ठीक है। तो आप ये समझिए कि इनसे अलग होकर लोग बन जा रहे हैं, बट कांग्रेस का राइज नहीं हो पा रहा है। तो ये कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट और थिंकर्स को सोचना बहुत जरूरी है कि भाई हम कैसे वापस से फिनिक्स की तरह, एशेज से कैसे पुनर्जीवित हो उठे। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें पहल की है, परंतु इनका संगठन में बहुत काम रहा है, ऐसा मैंने सुना है, खासतौर पे ट्राइबल और ये सब जो संगठन कांग्रेस के उनमें। परंतु जनता के बीच में इनका कितना ये काम है, ये अब हमें आने वाले दिनों में नजर आएगा, समझ में आएगा, क्योंकि वाकई में बहुत सारे लोग इनको पहचानते नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि शायद अच्छा ही परफॉर्म करें। देखते हैं, आने वाले दिन बताएंगे कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। पटोले वगैरह एंड पार्टी अब ये क्या करेगी, इनका समर्थन करेगी, क्या गेम होगा उनका? देखिए नाना पटोले तो जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से मैं बोल रहा हूं कि इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। बहुत लेट कर दिया। आप बताइए, अक्टूबर में रिजल्ट आया था, आज 13 फरवरी है, शायद 24 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है मुझे। तो ये 3-4 महीने हो गए, इतना टाइम क्यों लगा कांग्रेस को? कांग्रेस के अंदर में डिसीजन मेकिंग में संजय जी बड़ी कठिनाई है, बड़ी मुश्किल है। और मतलब इतना, ये तो ब्यूरोक्रेटिक जैसे बोलते हैं ना, गवर्नमेंट जैसे चलती है मशीनरी, वैसा यहाँ पे हाल है। मतलब बहुत धीमे धीमे काम होता है कैसे, और अंत में फिर ऐसा कुछ वो लोग करते हैं जो अप्रत्याशित रहता है। मतलब किसी ने भी ये नाम कभी सोचा नहीं होगा कि इनको बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़े मतलब स्लो काम करने वाले लोग हैं। और उसका रीजन भी है, देखिए कई सारे लोगों का कहना है कि आज की डेट में राहुल गांधी तक पहुंच पाना बहुत कठिन हो गया। मतलब नेता भी जो है कांग्रेस के, जिन लीडर से बात होती है मेरी, वो बोलते हैं कि भाई आपका लास्ट डगर जो है ना, लास्ट माइलस्टोन वो वेणुगोपाल है, केसी वेणुगोपाल। उसके आगे आप जा नहीं सकते हो। मतलब राहुल गांधी से मुलाकात बहुत मुश्किल है। और केसी वेणुगोपाल को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो आदमी जो है वो ठीक से समझ नहीं पाता। इसलिए पूरी देखिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजीज कहां गलत हो रही है भाई। पूरे हिंदी पट्टी में आप कमजोर हो गए, हिंदी पट्टा पूरा आपके हाथ से चला गया। परंतु ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो स्ट्रांग होल्ड है
वो सारे दक्षिण भारत के लोगों का है। क्या जयराम रमेश हो, क्या केसी वेणुगोपाल हो, क्या खड़गे जी हो, मतलब आप नाम लीजिए, सारे बड़े पोस्ट पे आपको साउथ इंडियन दिखेंगे। तो आप क्या साउथ ओरिएंटेड पार्टी रहना चाहते हो क्या? आपको तो मेन काम हिंदी पट्टे में करना चाहिए। एक बड़ी गलती ये लोग ये कर रहे हैं कि हिंदी पट्टे से कोई बड़े लीडर नहीं आ रहे, और जो बड़े लीडर है सब वृद्ध या वयोवृद्ध हो गए हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मतलब वही नेम, गहलोत, भूपेश बघेल, मतलब बरसों से हम लोग नाम सुन रहे हैं, राजीव शुक्ला। आई मीन, अच्छा, आप इनके राज्यसभा बेंच देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। राजीव शुक्ला जी का क्या क्लेम टू फेम है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। वो कितने चुनाव जीते, कहां से जीते नहीं मालूम, पर जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से मैं उनको देख रहा हूं कि वो मेरे को नजर आते कांग्रेस के बेंच ये पे। राजीव पर शुक्ला आज की एक जी, खासियत, राजीव शुक्ला की एक खासियत है जिसके लिए उनको सम्मान मिलना चाहिए। वो कांग्रेस के इकलौते नेता हैं जो अमित शाह के और अमित शाह के बेटे के बड़े करीबी हैं। जहां देखोगे आपको नेता वहां राजीव शुक्ला मिलेगी, ये और कोई कांग्रेस नहीं कर पाता। मतलब वही ये चिदम्बरम चल रहे हैं, वही मतलब राजीव शुक्ला चल रहे हैं, वही दिग्विजय सिंह चल रहे हैं। मतलब ये कब नए लोगों को मौका मिलेगा? तो हो सकता है राहुल गांधी की ये सोचो कि भाई अब ये जितने भी ऑक्टोजेनेरियन हैं, जितने भी 80 और 70 साल के ऊपर के लोग हैं, अब इनको थोड़ा सा साइड किया जाए, और 50 के ज्यादा एज वाले, जो 50 से 60 के बीच वाले जो हैं, उनको मौका दिया जाए। और क्यों नहीं देना चाहिए संजय जी? आप देखिए, ये पुरानी जनरेशन जब पावर में थी 2004 से 14, तब ये पावर में थे, और आज ये पावर से 11 साल से दूर है, तो भी यही पावर में, ऑर्गेनाइजेशन में सब करता धरता यही बने हुए हैं। वही गहलोत है, वही चिदम्बरम है, वही जयराम रमेश है। तो भाई आप तो नई पीढ़ी को खत्म कर रहे हो, क्योंकि आप तो चुनाव पे चुनाव हारे जा रहे हो और आप सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं हो। तो फिर नई पीढ़ी को कब मौका मिलेगा? जो 50 से 60 साल वाले हैं, ये कहां जाएंगे? तो ये मेरे ख्याल से जो स्टेप लिया गया, ये बहुत सही लिया गया है। आपको मालूम है संजय जी, हमने 4 PM के प्लेटफॉर्म से कई बार इस चीज की डिमांड की है कि कांग्रेस में नए लोगों को कब मौका मिलेगा, कब नाना पटोले से रेजिग्नेशन लिया जाएगा। जितने मुखर हम लोग होके बोले, मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरे चैनल ने इतनी मुखरता के साथ में इस बात को रखा होगा। अभी जो जरूरत है, वो जरूरत है कांग्रेस को अपने संगठन को पुनर्जीवित करने की, क्योंकि कांग्रेस जो है हर जगह पे, मतलब हर स्टेट आप देख लीजिए, बैकरूम बॉयज जो है उन्होंने संगठन पे कब्जा कर लिया। तो ये बैकरूम बॉय से पार्टी नहीं चलती है ना, पार्टी चलती है नेताओं से। आज राहुल गांधी के आजू बाजू जो लोग हैं, वो सब ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड वाले लोग हैं। तो इनके पास नॉलेज बहुत हो सकता है ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज वालों के पास में, पर वो पॉलिटिकल डेप्थ कहां है? आप देखिए, इंदिरा गांधी के जो पीए हुआ करते थे, माखनलाल फोटेदार, वो मतलब पंजाबी, वो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ था। राजीव गांधी के साथ आर के धवन आए, वो जमीन से जुड़े हुए थे, पंजाबी व्यक्ति। देखा तो उन्होंने पार्टीशन के समय किस तरीके से, किस दौर से भारत गुजरा था। उसके बाद में सोनिया मैडम आई, सोनिया गांधी जी, तो विंसेंट जॉर्ज, एकदम गरीब घर से उठा हुआ लड़का। तो इन लोगों ने सबने जो है पार्टी के अंदर में नेताओं के साथ वन ऑन वन कनेक्शन बनाया था। अब राहुल गांधी के आजू बाजू है ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज। अभी ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज जो है, ये राहुल गांधी के पास किसी को आने ही नहीं देते। मतलब पत्रकारों को तो छोड़ ही दीजिए, नेताओं को, जो इनके अपने नेता है, वो इनके तक अप्रोच नहीं कर सकते। तो कनेक्टिविटी कहां बनेगी? आप जब तक कनेक्टिविटी, कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करोगे। अभी राहुल गांधी यदि आते, मैंने खुद ने अपने आंखों से देखा है, नागपुर एयरपोर्ट पे आए, 1 घंटे से सारे कांग्रेसी लाइन लगा के खड़े हुए हाथ जोड़ के। राहुल गांधी आए, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ते जोड़ते निकल गए। ये नहीं कि किसी के कंधे पे हाथ रख के बोला हो कि वाह विकास भाऊ बहुत अच्छा तुम लड़े, या कुछ मतलब इस टाइप से। तो एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। आप हाथ जोड़ के जो है ऐसा आप आगे निकल गए। वो बेचारे लोग 1-1 घंटे सुबह से खड़े हुए हाथ जोड़ के कि अब राहुल गांधी आएंगे और उनसे बात करने का मौका मिलेगा। तो ये कनेक्टिविटी स्टैब्लिश नहीं हो पाती है। जब तक आप कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करोगे, तब तक कितनी भी नॉलेज रख लो, आपके आजू बाजू के लोग कितने भी नॉलेजेबल हो, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि संगठन के लोगों को मोटिवेट करना जरूरी है, संगठन को फिर से उसके अंदर में संजीवनी बूटी डालना जरूरी है। वो संजीवनी बूटी तभी आएगी जब कनेक्शन होगा। केसी वेणुगोपाल कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और खासतौर पे हिंदी पट्टी के, मतलब इससे तो बिल्कुल भी कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, फ्लॉ है, और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस करने की जरूरत है। पर एक अच्छा कदम इन्होंने ये लिया कि एक यंगस्टर को मौका दिया। कांग्रेस में यंगस्टर्स को मौका देना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी संजय जी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। नौजवान पीढ़ी, अगली पीढ़ी को सामने लाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस बात में तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए,
भले वो पर्ची निकाल के ले आ रहे हों, लेकिन एक नई जनरेशन अनुराग ठाकुर हो गए या बाकी इस तरह के नेता हो गए, वो आगे बढ़ा रहे हैं धीरे-धीरे। और कांग्रेस के जो यंग हैं, जितिन प्रसाद हो गए, सचिन पायलट हो गए, वो सब टाटा बाय-बाय करके चले गए। तो ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस देश की देखिए सबसे बड़ी पार्टी। ये भी संजय भैया, मैं ये भी चीज कहना चाहूंगा। देखिए, जिन लोगों को पहले मौका मिला कांग्रेस में, चाहे आपके जितेंद्र प्रसाद हो, चाहे देवड़ा जी हो, मिलिंद देवड़ा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, राहुल गांधी ने अपने कोटरी बनाई थी जिसमें सारे लोग थे। युवा हाँ, ब्रिगेड उस टाइम में बोला करते थे, ठीक है। कहाँ है युवा ब्रिगेड? हाँ, आपने हमेशा गलत लोगों को बढ़ाया। जिन लोगों के अंदर में, मतलब ये नेताओं के बच्चे नेता बने, अब इनके अंदर में ना चार लाठी खाने की हिम्मत है, ना डीआरआई ईडी का डंडा घूमता है तो उसको झेलने की हिम्मत है। तो ये लोग पहले, जैसे बोलते हैं ना कि जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भगते हैं, तो इन लोग की हुँ। स्थिति वही है कि कुछ हुआ नहीं, नेताओं के बच्चे पहले भाग निकले। आज भी आप देखिए, हर सिटी में, मैं नागपुर में रहता हूं, मैं देख रहा हूं कि जो नेता है वो अपने बच्चे को प्रमोट कर रहा है। तो भाई, अगर पॉलिटिक्स जो है, पार्टी जो है, खानदानी बिजनेस हो जाएगा तो उसका अधोगति में जाना तैयार है। आपको ऐसे लड़के ढूंढने हैं जिनके बेली इन द फायर, आग हो, जिनके अंदर लड़ने का जज्बा हो, जिसके अंदर जनता को मोटिवेट करने का जज्बा और जो खुद मोटिवेटेड रहे। ऐसे लोगों को आपको चुनने की जरूरत है। तो आप ये लोगों को ऐसे चुन रहे हो जो बॉर्न विद द गोल्डन स्पून है, और उसके बाद में आप कनेक्टिविटी नहीं बैठा पा रहे हो उन लोगों के साथ में जो सदियों से लॉयलिस्ट रहे कांग्रेस के। मैंने नितिन राउत का एक आपको एग्जांपल दिया, विकास ठाकरे, क्योंकि ये मेरे सिटी के नेता है, मैं इनको जानता हूं, ये मतलब बड़े लीडर है, पर इनको ऐसे हाशिए पे धकेल दिया, इनसे कोई पूछता नहीं है, ये भी चुपचाप पड़े रहते हैं। तो कांग्रेस को भी जरूरत है कि जो इनके टैलेंटेड लोग हैं, जो जनता के बीच से वोट खींच के ला रहे हैं, निकाल के लेके आ रहे हैं, उन लोगों को मौका दें, उनसे पूछें, और संगठन की संरचना जो है वो इस तरीके से करें कि आपके संगठन में टैलेंट स्पॉट हो, उनको मौका मिले और संगठन पुनर्जीवित हो। क्योंकि जहां भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर हो रही है, हम देख रहे हैं कांग्रेस की बहुत बुरी तरीके से वहां पे कांग्रेस मात खा रही है। कांग्रेस सिर्फ रीजनल पार्टीज के दम पे, जहां जहां उसको रीजनल पार्टीज ने हैंड होल्डिंग किया है, जैसे उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल देख लीजिए, 2019 में इनका कोई किसी भी तरीके का समाजवादी के साथ में कनेक्शन नहीं हुआ था, अमेठी तक हार गए। समाजवादी से 2024 में हुआ इनका टाइप, 6 सीट लोकसभा की जीते। तो कांग्रेस को स्ट्रैटेजी जो है अपनी देख के बनानी पड़ेगी। जिन जिन लीडर्स ने बोला कि नहीं, आप रीजनल पार्टीज के साथ में टाइप मत कीजिए, जैसे एक एग्जांपल तो मैं आपको ही दे देता हूं, ये बंगाल वाले जो थे अधीर रंजन चौधरी ने मतलब पूरा सत्यानाश कर दिया। वहां पे जो दो सीट थी, अपनी सीट हार गए वो। यूसुफ अभी पठान कहां से आया हुआ क्रिकेटर, उसने हरा दिया अधीर रंजन चौधरी को। तो आप ये समझिए कि ये किस तरीके से लोगों के दबाव में आ जाते थे। अच्छा खासा कांग्रेस और टीएमसी मिलके और शायद 3-4 सीटें और ज्यादा जीत लेती, ममता बनर्जी ने परफॉर्म अच्छा किया, शायद और अच्छा परफॉर्म करते, परंतु इन्होंने जो है उसके अंदर में प्रदेश ने रिफ्ट डालने की कोशिश की। ऐसे दिल्ली में देख लीजिए, शून्य। मतलब अलका लांबा, नागपुर में किसी से भी पूछो भाई कहां जा रहे हो, अभी 1 महीने पहले तक, भाई दिल्ली। अच्छा, कालका जी, बढ़िया, लगे रहो, जाओ। कितने, जितने दिल्ली के कार्यकर्ता नहीं उनके चुनाव में काम कर रहे थे अलका लांबा जी के, उससे ज्यादा महाराष्ट्र के और नागपुर के लोग वहां पड़े हुए थे। और कितने वोट मिले? 4,500 वोट मिले। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए, आप अपने प्रदेश संगठन को दीजिए तवज्जो, परंतु आप अपनी शक्ति को तो एनालाइज कीजिए, स्पॉट कीजिए। स्वॉट एनालिसिस होता है ना, स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। वो स्वॉट एनालिसिस आपने किया क्या? शायद अगर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ते तो 3-4 सीट निकाल लेते, पर आप नहीं लड़े, हैट्रिक बना दी शून्य की। तो ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है कांग्रेस में। ये संजय जी। देखो, एक बात है, जबकि देश का आम आदमी भी मानता है कि जब भी भाजपा को हराना होगा, हराएगी तो वो कांग्रेस ही हराएगी। ये भरोसा है लोगों का, कांग्रेस के प्रति विश्वास है, और राहुल गांधी की मेहनत को भी लोग सलाम करते हैं। राहुल गांधी मेहनती बहुत हैं, वो आस-पास अगर रहकर कॉकस बन जाए, नेता तक पहुँचे नहीं, नेता को पता ही ना चले, ये बात अलग है। बहुत-बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने इतनी सारी बातचीत की, हमको जानकारी दी। थैंक यू सर। ये थे राजीव रंजन, और उन्होंने तमाम डिटेल के साथ आपको बताया कि महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है, राहुल गांधी को करना क्या चाहिए। मुझको यकीन है ये बातचीत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट करिए, कैसी लगी बातचीत। चैनल आपका है, अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।